बता दें कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। आगे आपको बता दें कि विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर ने आदेश जारी किया है और साथ ही विजिलेंस विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है। आपको आगे बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी कई बार विभव कुमार से पूछताछ कर चुकी है। को बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल तय की है। अब इस याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडे की जनहित याचिका पर दिया है। आपको आगे बता दें कि स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखने की मांग जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई है कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सभी अधिसूचनाओं, फैसलों और दस्तावेजों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जगह हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा जाना चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी सांसद मलूक नागर ने बसपा का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने इस संदर्भ में एक चिट्ठी भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि बड़ी मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। आपको आगे बता दें कि मलूक नागर ने कहा है कि वो आगे रणनीति बताएंगे। राजनीति संभावना का खेल है। पार्टी छोड़ते हुए मलूक नागर ने 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार में करीब पिछले 39 वर्षों से लगातार कांग्रेस और बसपा द्वारा कई बार ब्लॉक प्रमुख व कई बार चेयरमैन, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत व कई बार विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री व देश में सांसद लगातार आते रहे हैं। इस करीब 39 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम विधायक भी नहीं लड़ पाए व सांसद भी नहीं लड़ पाए। आगे मल्लुक ने लिखा कि हमने दिसंबर 2006 में आपके आशीर्वाद से बसपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। आपके आशीर्वाद से हम कई पदों पर रहे। इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमारे परिवार की राजनीतिक हैसियत और सामाजिक हैसियत या देश स्तर पर पहचानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं जो हमारे जितना लंबा समय के लिए बसपा पार्टी में रहा हो, उसे कुछ सालों में बसपा पार्टी द्वारा निकाल दिया गया या वो खुद बसपा पार्टी छोड़कर चला जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि बसपा पार्टी में मैं व मेरे परिवार को इतने लंबे समय तक कई बार उतार चढ़ाव देखने के बाद भी बसपा पार्टी में ही रहे। सिरसा के रोड़ी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। आपको बता दें कि प्रमुख समाज सेवी कप्तान मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको आगे बता दें कि 2 दिन पहले ही तरकामवाली में अपने आवास पर कप्तान मीनू बेनीवाल ने अपने साथियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में अपने समर्थकों के साथ मंथन कर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से वो प्रभावित है और अब पार्टी में शामिल होकर सेवा करना चाहते हैं। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने भी कप्तान मीनू बेनीवाल के फैसले का समर्थन किया था। मीनू बेनीवाल एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं और चुनाव प्रबंधन में उनका लंबा अनुभव है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 में हुए आदमपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए उनकी प्रभावी भूमिका रही थी और भव्य ने कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी को करीब 15,000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। इससे पहले अक्टूबर 2021 में हुए एलनाबाद उपचुनाव में भी मीनू बेनीवाल ने भाजपा के लिए प्रचार किया और चुनाव प्रबंधन संभाला। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है और वे पिछले लंबे समय से एलनाबाद में सक्रिय भी है। वहीं राजस्थान के भादरा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजीव बेनीवाल के लिए प्रचार किया था। आपको बता दें कि मीनू बेनीवाल एलनाबाद ही नहीं हरियाणा और राजस्थान में प्रमुख समाज सेवी के रूप में सक्रिय हैं। गौ सेवा के प्रति उनका विशेष जुड़ाव रहा है और उन्होंने गौशालाओं के लिए दिल खोलकर नगद राशि, ट्रैक्टर, अन्य वाहन एवं सामान भी दिया है। बता दें कि गुजरात से कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। पिछले महीने 22 मार्च को रोहन गुप्ता पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक कांग्रेस नेता पर लगातार अपमान और चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको आगे बता दें कि 22 मार्च को घोषित
कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में रोहन गुप्ता का भी नाम शामिल था, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। उन्होंने बताया है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। रोहन गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि गंभीर बीमारी के कारण मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हैं। मैं कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अहमदाबाद पूर्व संसदीय क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं। मैं पार्टी की ओर से नामित नए उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा। आपको आगे बता दें कि रोहन गुप्ता ने एक पत्र के जरिए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल को अपना नाम वापस लेने की जानकारी दे दी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को अरेस्ट कर लिया है। वो ईडी के मामले में अभी न्यायिक हिरासत में है। आपको आगे बता दें कि कविता को ईडी की टीम ने पिछले महीने ही हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। आपको आगे बता दें, सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल को कविता और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसी के साथ ईडी का दावा है कि कविता शराब कारोबारियों की साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हुई थी। साउथ ग्रुप की दिल्ली सरकार की 21-22 की एक्साइज पॉलिसी में बड़ी और अहम भूमिका रही थी। आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को कथित रूप से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से मिली थी। साउथ ग्रुप ने ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर अदालत से दूसरा झटका लगा है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई उनकी याचिका खारिज कर दी थी और आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी दूसरी याचिका को भी खारिज कर दिया है। इस याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की थी। आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने तर्क दिया था कि अरविंद केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ कई अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट विवेक जैन ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। ये सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है जिसे तहत केजरीवाल अपने वकील से मिलने की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट विवेक जैन ने कहा था कि संजय सिंह को 3 बैठकों की अनुमति तब दी गई थी जबकि उनके खिलाफ सिर्फ 5 या 8 मामले दर्ज थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका के खिलाफ ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि केजरीवाल 5 कानूनी बैठकों की मांग कर रहे हैं जो कि जेल मैनुअल के खिलाफ है। जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो बाहर उसका कद अप्रासंगिक होता है और उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है। केजरीवाल को पहले ही सप्ताह में 2 बैठकें करने का आदेश दिया जा चुका है। तो बता दें कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला द्वारा इनेलो और जेजेपी को एक करने के दिए गए बयान पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा है कि अजय सिंह और उनके परिवार का असली चेहरा प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। अभय चौटाला ने कहा कि ये स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात करते थे, लेकिन सत्ता हाथ में आते ही पूरे प्रदेश को लूटने में लग गए और बड़े बड़े घोटाले करके हजारों करोड़ रुपए हजम कर गए। इन्होंने जो लूट मचाई और कुकर्म किए हैं उससे लोगों के मन में इनके प्रति नफरत भर गई है। ये चौधरी देवीलाल के नाम पर कलंक है। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कई बार अनेक मंचों पर और मीडिया के सामने ये बयान देकर साफ कर चुके हैं कि ये इनेलो पार्टी के गद्दार हैं और इन गद्दारों की इनेलो पार्टी में कोई जगह नहीं है।
अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अजय सिंह और दुष्यंत पार्टी में मची भगदड़ से हताश और निराश हैं। जेजेपी पार्टी में मची भगदड़ को रोकने के लिए जेजेपी और इनेलो को एक करने जैसा भ्रमित करने वाले बयान अजय सिंह दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये अब सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं। लोगों में इनके प्रति इतना गुस्सा है कि इनको हर जगह काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे हैं, इनको गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये 4.5 साल बीजेपी की सरकार में सहयोगी रहे और पूरे प्रदेश को लूट के खा गए। अब ये राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। हरियाणा के करनाल जिले की नई अनाज मंडी में बुधवार को गेहूं सीजन की पहली खरीद शुरू हुई है, जिससे किसान काफ़ी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि मंडी में गेहूं खरीद को लेकर अभी तक जो व्यवस्थाएं की हैं वो काफ़ी ठीक हैं। पहले दिन फसल बिकी है, प्रति कुंटल 2,275 रुपये कुंटल के हिसाब से फसल बिकी है। वहीं कुछ किसानों ने कहा है कि पैदावार कम निकल रही है, जिससे कुछ नुकसान होगा। किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि गेहूं का उठान भी जल्द होना चाहिए ताकि खरीद प्रक्रिया में ब्रेक ना लगे। उधर मंडी प्रशासन ने दावा किया है कि बुधवार को गेहूं की विधिवत खरीद शुरू कर दी है। किसानों को मंडी में फसल बेचने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बिजली, पानी और टॉयलेट की व्यवस्था दुरुस्त है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि फसल को सुखाकर व साफ सुथरा करके ही मंडी में लाए। नई अनाज मंडी करनाल के सचिव संदीप सचदेवा ने बताया, गेहूं की सरकारी खरीद विधिवत रूप से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मंडी में पिछले 2 दिनों से गेहूं की आवक शुरू हो गई थी। बुधवार को गेहूं की पहली खरीद शुरू हो गई। किसानों से अपील है कि फसल को साफ सुथरा और सुखाकर मंडी में लाएं ताकि फसल तुरंत ही बिक सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में किसानों के लिए बिजली, पानी और टॉयलेट आदि की पूरी व्यवस्था दुरुस्त की जा चुकी है। किसानों को मंडी में आने पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हिसार के नारनौंद में भाजपा प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह से सवाल पूछने जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हाथों में किसान मोर्चा के झंडे को लेकर पहुंचे किसानों को जबरदस्ती बसों में बैठाकर ले जाया गया। एसकेएम के नेताओं ने कहा है कि भाजपा जजपा ने हर एक नेता से सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको आगे बता दें कि इसी के तहत किसान वीरवार को नारनौंद में भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह से सवाल पूछने के लिए एकत्र हुए थे। जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली सवाल करने जा रहे थे, तब रास्ते में कील ठोक दी गई थी। पत्थरों के बैरिकेड्स लगाकर रोड के साइडों में गहरे गड्ढे खोद दिए थे। किसानों पर ड्रोन से बम बरसाए जा रहे थे। रंजीत सिंह के आयोजन स्थल की ओर जा रहे किसानों को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। किसानों ने कहा है कि हम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछना चाहते हैं कि 9.5 साल में उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया। रोजगार का झूठा वायदा भाजपा ने किया, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया। दिल्ली में पहलवान बेटियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। कोच के साथ छेड़छाड़ करने वाले खेल मंत्री पर मेहरबानी क्यों। जब किसान यहाँ धरना देकर बैठे थे, तब रंजीत सिंह उनका हाल जानने क्यों नहीं आए।